एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज अशोका 17 पर। इस चैनल पर हम टेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी करते हैं और डेली न्यू टॉपिक के साथ अपने डाउट्स को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लर्निंग थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इस थ्योरी के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं जो कि एग्ज़ाम में टाइम पर पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। जो ये लास्ट नेम मैंने बोला है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये जो नेम है ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ था एस्टेट एग्ज़ाम में। ठीक है, कि इस थ्योरी को किसने दिया है, तो हमारा आंसर होगा जेरोम ब्रूनर। और इस थ्योरी में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखते हैं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से अपने ज्ञान का खुद निर्माण करके सीखता है। ठीक है, जो कि ये थ्योरी है, ये इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से ही खुद का निर्माण करता है। बच्चे हमेशा व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। ये नहीं है कि हमने पूरी क्लास में कोई टॉपिक करवा दिया तो बच्चे सेम लेवल से सेम चीज़ को एक ही तरीके से सीखेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ होते हैं कि भाई उनको 2 बार समझाने पर भी टाइम लगता है, कुछ होते हैं कि वो खुद से जब तक वो खुद प्रैक्टिस ना कर ले तब तक वो खुद सीख नहीं सकते या फिर कम सीखते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि इस थ्योरी का जो सेकंड नेम है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। अब आगे हम चलते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी हैं। जैसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बस स्टेज बताओ संज्ञानात्मक अधिगम, जो कि जेरोम ब्रूनर जी द्वारा महोदय द्वारा दिया गया है। तो हमें याद रखना है इसकी 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव, सेकेंड वन इज इन आइकॉनिक एंड थर्ड इज सिम्बॉलिक। देखिए, जो इनएक्टिव एज है वो 0 से 2 इयर्स या फिर 18 मंथ भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे कई बार एग्ज़ाम में आता है 18 मंथ। ओके, एंड आइकॉनिक है जिसको हम बोलते हैं प्रतिमा निर्धारण, वो होती है 2 to 6 ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, सॉरी, 2 to 6 ईयर। एंड सिम्बॉलिक होती है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक, वो होती है 6+ ईयर। तो आइए अब हम इन अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जो पहली अवस्था है इनएक्टिव, जिसको हम बोलते हैं सक्रिय या फिर विधि निर्माण क्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। जैसे कि किसी बुक को पढ़ते हैं तो कोई सामने बुक पढ़ रहा है तो वो बच्चा उस बुक को खोलने की कोशिश करता है। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे इंद्रियों से सीखता है, उसको खुद का कोई नॉलेज नहीं होता। जैसे हम छोटे बच्चे को हम ये बोलते हैं कि भाई नमस्ते कर दो, तो वो बोल के नहीं बताता, वो सीधा नमस्ते करता है। जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं कि जय जय कर दो, तो वो बच्चा जय जय करता है इंद्रियों के हेल्प से, ऐसे सीखता है, देखकर सीखता है। ठीक है, जैसे आप अब इसको सेकंड जो अवस्था है उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड है आइकॉनिक प्रतिमा निर्धारण अवस्था, जिसमें बच्चा पिक्चर देखकर प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। जैसे कि हम 2 से 6 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन थ्रू मेंटल इमेज के जो मेंटल उसके माइंड में जो इमेजेस बनती हैं उनके थ्रू क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर देता है। और इसका अच्छे से एग्जांपल हम ये देते हैं कि जैसे बच्चे को A फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, कई बार हम बच्चे को पढ़ा देते हैं कि A फॉर एयरप्लेन। अगर हम स्टार्टिंग में उसको अच्छे से ये बता दें कि भाई A फॉर एप्पल है, अगर किसी दूसरी बुक में उसको एरोप्लेन लिखा मिल जाता है तो वो ऐसे सोचता है कि भाई मैंने तो एप्पल पढ़ा था। जैसे कई बार हम घर पे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगर उसने किसी बुक में
जैसे कुछ और पढ़ रखा हो, तो जैसे आई फॉर आइसक्रीम पढ़ रखा है और फिर किसी न्यू बुक जैसे हम दूसरी बुक दे दे तो उसमें उसको इंक लिखा मिल जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रतिमा निर्धारण होता है, जैसे पिक्चर देख के पर्सन पूछना शुरू कर देता है। और वैसे भी 2 साल का होते तो बच्चा क्या क्या ऐसे पूछना स्टार्ट कर ही देता है, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़, जो थर्ड स्टेज है जेरोम ब्रूनर के कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, वो है सिंबॉलिक सांकेतिक अवस्था। इसमें बच्चा कोड से सीखता है, जैसे लैंग्वेज है, किसी किसी लैंग्वेज की कोड होती है ना, तो उससे बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, समस्याओं को समझने लगता है। जैसे गणित है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एज भी उसकी 6+ हो चुकी है, और ठीक है हाँ, तो बच्चा इसमें सीखना स्टार्ट कर देता है। और ब्रूनर ने विकास को सतत प्रक्रिया के रूप में माना है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में भी हम इसको डायरेक्ट पॉइंट्स में देख सकते हैं। जैसे जो स्टेटमेंट आती है कि भाई किस महोदय ने ये माना गया है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कर देंगे जेरोम ब्रूनर। ओके, आइए अब हम इसके जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो सिद्धांत है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट का ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, जो इसमें 6 स्टेप हैं जिसके थ्रू हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, जैसे ज्ञान का विषय ज्ञान, जो स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, सबको जो भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं, किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके प्रति हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि हम जिस सब्जेक्ट से जुड़े हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज हो, और कोई बच्चे किसी का डाउट हो तो उसको हम पूर्ण रूप से सॉल्व कर सकें और उसको समझा सकें। ठीक है, और जो सेकंड है थ्योरी ऑफ रिलेवेंस, जो ये एग्ज़ाम में भी आता है कि संबंधता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, संबंधता के सिद्धांत पे एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसको बोलते हैं द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। इसमें ये होता है कि भाई जैसे ब्रूनर कहते हैं कि संबंधता सिर्फ 2 तरीके से हो सकती है, फर्स्ट पर्सनल और सेकंड वन इज सोशल। जो भी शिक्षा ले रहे हो ना उसको पर्सनली महत्व तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रूनर कहते हैं कि जैसे हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं तो उसका पर्सनल महत्व तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी उसका ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम उस चीज़ से जुड़े हुए सब्जेक्ट से, विषय के बारे में अगर किसी बच्चे के सामने एक्सप्लेन करते हैं तो उसका कोई डाउट न रहे। ठीक है, पर्सनल आपको समझ में आ गया और सोशल भी। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वन इज़ रेडीनेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, तत्परता बोलते हैं इसको। तत्परता का जो सिद्धांत की व्याख्या है उसमें ये तत्परता के लिए भी आता है। इसमें ये होता है कि भाई बच्चा तब तक तत्पर नहीं होगा पढ़ने के लिए तो हम उसको कुछ सिखा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकता। ठीक है, इसलिए बच्चे में तत्परता होनी बहुत ही ज़रूरी है। एंड फोर्थ वन इज़ डिस्कवरी लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, टीचर को सिर्फ गाइड करना है, हिंट देना है कि भाई इस विषय में आपको ये हिंट है। जैसे किसी कोई टीचर है वो आ करके क्लास में ऐसे स्टार्ट करना शुरू कर दे, किसी विषय के बारे में पढ़ाना शुरू कर दे, जैसे उसको शाहजहाँ के बारे में पढ़ाना है तो वो आगे ताजमहल के बारे में बताना स्टार्ट कर दे, और बच्चों को अनुमान लगाने दिए कि भाई हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, और बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ओके, फिफ्थ है सेल्फ एक्टिविटी। सेल्फ एक्टिविटी में होता है कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चा खुद से कुछ भी एक्टिविटी करे और खुद से सीखे और किसी भी एक्टिविटी में स्वयं भाग लेने की कोशिश करें। सॉरी, ये हाथ से फ़ोन पकड़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, सॉरी।
ठीक है। और सिक्स्थ है इंट्यूटिव एंड एनालिटिक थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होती है, जैसे जो क्लासरूम लर्निंग से संबंधित होती है, ठीक है। इसमें ब्रूनर कहते हैं कि भाई टीचर को विश्लेषणात्मक चिंतन के बजाय अंतर्दृष्टि चिंतन पर जोर देना चाहिए। विश्लेषणात्मक जैसे कि किसी को खोल खोल के जैसे किसी चीज़ को हम बताते रहें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतर्दृष्टि थिंकिंग पे जोर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद सीख सके। जैसे कि अपने इसमें हुआ ही, जैसे एक पॉइंट है ही हमें कि भाई डिस्कवरी लर्निंग पे उसने ज़्यादा प्रेशर दिया है जेरोम ब्रूनर जी ने। तो फिर हम समझ सकते हैं कि भाई वो ऐसे बोलेंगे ही कि भाई अंतर्दृष्टि पे जोर देना चाहिए, विश्लेषणात्मक पर नहीं देना चाहिए, अंतर्दृष्टि पर देना चाहिए, थिंकिंग पर जोर देना चाहिए, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषताएं क्या आती है भाई, इस पे रीइंफोर्समेंट का पर जब दबाव दिया गया है कि भाई एक बार ना समझे तो दोबारा समझो, दोबारा ना समझे तो फिर दोबारा से उसको टाइम दो, उसकी जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है सीखने में बच्चे की तो उसको समझो और फिर उसके अनुसार उस विषय को पढ़ाने की कोशिश करी जाए, ठीक है। सामाजिकता को महत्व दिया गया है, पर्सनल या फिर सामाजिक दोनों को ही महत्व दिया, जो हमने पीछे पॉइंट समझा था। और इसमें बच्चा आसानी से सीखता है, जैसे हम बार बार उसको रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं तो वो बच्चा आसानी से सीख जाता है, ठीक है। और नए ज्ञान की बढ़ोतरी होती है उसकी। अब हम इसके जैसे कोई भी मनोवैज्ञानिक है या फिर कोई भी खोज करता है तो देखो उसके ड्रॉबैक्स जो आलोचना करने वाले हैं वो तो होते ही हैं, हर एक फील्ड में होते हैं। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट वन इज़ खोज को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जैसे कि भाई जेरोम ब्रूनर चाहते हैं कि बच्चा स्कूल गया और बस खुद से ही खोजना स्टार्ट कर दे, ये भी इतना ठीक नहीं हो सकता भाई, ठीक है। और इसमें कहीं भी हमें पाठ्य पुस्तक का नाम नहीं मिलता कि भाई हाँ हमें पढ़ना चाहिए, पुस्तक से हेल्प लेनी चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ें भी, बस आ जाओ स्कूल में, खुद बुक खोलो, खुद पढ़ो, खुद से ही विषय को चुनो कि हाँ हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा है इसके ड्रॉबैक्स। और देखो जैसे वो खुद से पढ़ेगा तो बच्चा हमेशा, हाँ हो सकता है भाई, हाँ कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने एक स्कूल खोला था कि भाई बच्चे खुद से सीखें, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे सही विषय की संरचना कर पाएँ, ठीक है। उसे टीचर के मोटिवेशन की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है, और जिससे वो अच्छा कर सके, थोड़ी हेल्प मिलने के बाद उससे पता लग सके भाई इस चीज़ का ये हेल्प होगी, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूटिलिटी, जो उपयोग क्या है इसके, इस कॉन्सेप्ट के जेरोम ब्रूनर जी द्वारा जो दिया गया है, जब पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वह स्थायी हो जाता है, ओके। तो बच्चा जैसे कि पूर्वस्थायी ज्ञान है उसमें समृद्धि लेनी है, समृद्धि लेने इन द सेंस कि भाई जैसे कुछ ज्ञान है हमारे पास उसको मतलब पूर्ण रूप से समृद्ध करना है, तो जैसे उसको उपयोग करो बार बार उसको उपयोग में लाने से क्या होगा कि वो एक ज्ञान जोड़ते हैं तो वो स्थायी हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड वन इज स्टूडेंट कैन मैनेज क्यूरिकुलम, जैसे कि अब इसमें बताया, देखो ये ड्रॉबैक में लिया गया है लेकिन हम इसको यूटिलिटी में भी ले सकते हैं कि भाई कोई बच्चा अच्छे से काम कर सकता है, इंटेलिजेंट है, उसको इनरिचमेंट प्रोग्राम दिए जाने चाहिए तो वो मैनेज कर सकता है क्यूरिकुलम को, ओके, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, ओके, ये हमारा टॉपिक था भाई लर्निंग थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।